राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कपिल सिब्बल समेत विपक्ष को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपाल पर बिलों के लिए समय सीमा नहीं थोप सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बताया असंवैधानिक और पलटा फैसला। राष्ट्रपति के 14 सवाल पर रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो कपिल सिब्बल समेत पूरे विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल पर बिलों के लिए समय सीमा नहीं थोप सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा से पास होकर आने वाले विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा नहीं बनाई जा सकती है। कोर्ट ने यह साफ किया कि जुडिशियरी खुद से किसी भी विधेयक को माना हुआ मंजूर नहीं मान सकती, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। यानी जिस तरीके से कपिल सिब्बल ये मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि दरअसल एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हम जो है वो समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। हालांकि वहीं पर दूसरी तरफ राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर समय सीमा निर्धारित करने वाले अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला संविधान में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। यानी इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया था, राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देश दिया था कि एक समय सीमा के भीतर बिलों को जो है वो मंजूरी दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जो पीठ थी उसने अब इस फैसले को पलट दिया है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है। तमिलनाडु मामले में 2 जजों की बेंच द्वारा दिया गया ऐसा निर्देश असंवैधानिक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिए गए रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 20 नवंबर को यह कहा कि अदालत संविधान के आर्टिकल 200 और 201 के तहत बिलों को मंजूरी देने के राष्ट्रपति और राज्य के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी एडवोकेट वरुण सिन्हा की तरफ से दी गई है। क्या कहा, जरा सुनिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पे कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का
कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है। धन्यवाद। तो पीठ ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर राज्यपाल अनुच्छेद 200 में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो किए बिना विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखते हैं तो ये देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। इसलिए राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक को रोक कर रखने की असीमित ताकत नहीं मानी। कपिल सिब्बल ने हालांकि सुनवाई के दौरान ये कहा कि राज्यपालों द्वारा देरी के मामलों में समय सीमा और न्यायिक हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि हम राज्यपालों और राष्ट्रपति को दी गई संविधान शक्तियों को ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही उनका उल्लंघन कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने तमिलनाडु केस में 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी पूर्व निर्देशों को भी रद्द कर दिया और ये विपक्ष के लिए सबसे तगड़ा झटका है। हालांकि इस पूरे फैसले को लेकर जो डीएमके के नेता हैं टीकेएस इलागोवन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है जरा सुनिए। See, the problem is that governor is an appointed person. In a democracy, when an elected body decides one thing, the governor has to accept. That is democracy. As a legislative assembly is elected by the people of Tamil Nadu, whereas the governor was appointed by the government of India. His only duty is to see whether the bill or anything passed in the legislative assembly is against or contradicts the constitutional provisions. That's all. If something is not contradicting the constitutional provisions, he has to give his assent. But this governor does not want to do any favor. It's not favor. He perform his duty. As a governor, he has failed to do that because he has no authority. He is an appointed person. Anybody tomorrow, he may be, even now, his appointment period is over, still he is continuing. That apart. A state legislature is the people's representative body. So in a democracy, people's representative should decide and the appointed person to accept. If only there is anything contradictory to the constitutional provision, he can send back the bill and he can ask clarification. He cannot deny. But here, the governor thinks that he is the supremo, he is a king. He is not a king. That he should understand. So this judgment is a good judgment. It wants to uphold democracy in this country. And the people who are against democracy are doing all such mischiefs. तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि इस फैसले को लेकर इससे पहले भी सवाल उठे थे जब देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। काफी ज्यादा सुर्खियां उनके बयानों ने उस वक्त बटोरी थी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे कि आप कैसे जो है देश की महामहिम राष्ट्रपति और संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को ये आदेश दे सकते हैं कि एक समय सीमा में वो फैसला ले इन बिल पर। तो उसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक बवाल हुआ था। लेकिन अब जो 5 जजों की ये पीठ थी जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंद्रूकर शामिल थे। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू ने जो संविधान के अनुच्छेद 141A के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, उसी का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प होते हैं। वो या तो विधेयक को मंजूरी दें, या फिर उसे दोबारा विचार के लिए विधानसभा को भेजें, या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। यानी विपक्ष की जो मंशा थी वो मंशा पूरी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को असंवैधानिक बताते हुए फैसला पलट दिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर। और ये सबसे बड़ा फैसला और एक साफ सुथरा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय करना संविधान द्वारा दी गई लचीलापन व्यवस्था के खिलाफ है। इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में, जैसा कि मैंने कहा, कि 8 अप्रैल को दी गई मान्य स्वीकृति को भी गलत बताया है। हालांकि इससे जो एडवोकेट हैं हरीश कुमार, वो किस तरीके से हताश है, किस तरीके
तरीके से उन्होंने अपना बयान रखा है, जरा सुनिए। அந்த வித்ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறதுனால, ஜனநாயக அரசு இருக்கிறதுனால, சப்போஸ் கவர்னர் வந்து அந்த பில்லை வித்ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உடனே அந்த கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் வித் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டு கம் டு எ லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன். அந்த வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ரீசனபிள் டைமில் அந்த கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸை வந்து நம்ம முடிக்கணும் கவர்னர் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் கவர்னர் வந்து அன்னெசரியாக டிலே பண்ணால் சம்மந்தப்பட்ட மாநிலம் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி இந்தமாரி நாங்கள் வந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றியிருக்கிறோம், அதை வந்து கவர்னர் வந்து அசென்ட் கொடுக்காம வச்சுருக்காங்க, அன்னெசரியாக டிலே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அந்த டிலே பண்ணக்கூடாது, பண்ணது தப்பு என்ற ஒரு லிமிட்டட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து நாங்கள் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு மாநில அரசு வரலாம். அண்டு உச்சநீதிமன்றம் வந்து அதில் வந்து அன்னெசரியாக டிலே இருந்தால் கவர்னருக்கு வந்து அறிவுறுத்தி இந்தமாரி இந்த பில்லு ஏன் அன்னெசரியாக நீங்கள் டிலே பண்ணுறீங்க, அதுக்கு அசென்ட் கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதான்னு நீங்கள் அந்த கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சார் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்தது, அதாவது இந்த 3 மாத ஒரு கால வரம்பு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் அசென்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆளுநருக்கு தனி அதிகாரம் இருக்குன்னு அந்த அக்செப்ட்ல என்ன சொல்றாங்க? ஆளுநருக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிகாரம் இருக்குது, ஆனால் உலகளாவிய அதிகாரம் கிடையாது, ஒரு லிமிட்டட் அதிகாரம் தான். கான்ஸ்டியூஷனுக்கு உள்ள என்ன வந்து பவர்ஸ் இருக்கோ அதை அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். 4வது வழிமுறைன்னு ஒன்று மத்திய அரசு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சார்? அந்த ஆர்டிகல் 200ல இருக்கக்கூடிய 3 வழிமுறை இல்லாமல் 4வது அதான் அந்த கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு பில்லை வந்து அசென்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த 4வது வழிமுறை கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களாட்சி இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு அசம்பிளியில் வந்து ஒரு சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பாஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய விஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த சட்டத்தை வந்து கவர்னருக்கு அனுப்புகிறாங்க. அதை வந்து உடனே அவங்க வந்து கடப்பில் வைக்காமல், சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா, ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்னா கவர்னர் வந்து மாநில அரசை வந்து கலந்து ஆலோசித்து அந்த கலந்து ஆலோசிக்கிற முயற்சியை வந்து உடனே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கால வரம்பு இல்லைன்னா கூட ஒரு ரீசனபிள் டைம் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல முந்தைய உத்தரவுலாம் தாக்கது, இது வந்து ஒன்லி ஒப்பீனியன் டு தி ஆனரபிள் பிரசிடென்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாடு கேஸ்ல ஏப்ரல் மாதம் வழங்கின தீர்ப்புக்கு அதுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது, அந்த தீர்ப்பில் ஒன்றும் பாதிப்பு. சார் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த அதே நடைமுறை, அதாவது ஒரு காலவரம்பு குறிப்பிட்ட காலவரம்பு தான் அரசியல் சாசனத்தில் சொல்லியிருக்கு, அதே தான் திரும்ப உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த காலவரம்பு நிர்ணயித்து சீக்கிரமா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரத்து பண்ணியிருக்காங்க. ரத்துலாம் பண்ணல, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும் அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த பில்லுக்கு வந்து நீங்க அசென்ட் கொடுக்குறீங்களா கொடுக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நன்றி. तो जैसा कि मैंने कहा कि इस राष्ट्रपति के रेफरेंस पर संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। 14 सवाल वाले रेफरेंस पर भारत के चीफ जस्टिस BR गवई और 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 10 दिन तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब यह फैसला सामने आया है, जो कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।